हाय, आई एम सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी पर बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर। आज के दौर में काम करने का तरीका कुछ डिफरेंट हो गया है, खासकर कोविड के दौरान से। कोविड काल आया था, सब घरों पे पैक हो गए थे और कई लोगों की तो नौकरियां भी चली गई थी। लेकिन इसी दौरान एक और जो फील्ड है वो लोगों ने अपने लिए ओपन कर ली, वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की फील्ड। ऐसे कई इन्फ्लुएंसर हैं जो कोविड के दौरान उन्होंने ब्लॉगिंग जो है, कंटेंट क्रिएटर का जो काम है वो घर पर रहते ही स्टार्ट किया और आज के दौर में वो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं और जो उनके अंदर की क्वालिटी है, कला है, वो भी उन्हें निखारने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के सामने पेश करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। तो ऐसे ही आज हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं वो आए हुए हैं, उनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी। और मैंने कोविड काल का इसीलिए बताया आपको क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने जो इन्फ्लुएंसिंग का दौर था, जो अपना इन्फ्लुएंसिंग थी, उन्होंने तब से ही स्टार्ट की और आज उनके जो फॉलोअर्स हैं वो 3 लाख से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी कल्प वैद्य का। कल्प वैद्य, कल्प आपको आपका हमारे शो में वेलकम। थैंक यू। जो कल्प हैं उनका इंस्टाग्राम पर आप उन्हें कल्पो ऑफिशियल नाम से आप सर्च कर सकते हैं और इनके जो है 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि इतने बड़े ब्लॉगर हैं, इतने सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनके इंस्टाग्राम पेज का नाम कल्पो ऑफिशियल क्यों? तो इसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। कल्प, आपको कई सारे कमेंट्स भी आते होंगे आपके सोशल मीडिया में, तो इस चीज का क्या राज क्या है? ओके, सो मुझे मेरे कई सारे फ्रेंड्स और फैमिली ने पूछा है कि ऐसा फनी नेम क्यों, जैसे कल्पू ऑफिशियल। सो ऑनेस्टली कभी कभी मैं भी खुद का जब ऐसे देखता हूँ तो मुझे भी वो बहुत ज़्यादा फनी लगता है। तो मैं अभी एक खोज में हूँ कि जो मुझे मेरी कैटेगरी का एक प्रॉपर यूज़र नेम जो जिससे मैं ऐसे खुद सेटिस्फाई हो जाऊँ, वैसा वाला अगर यूज़र नेम मैं लाइक ढूंढ पाता हूँ जो अवेलेबल हो, तो मैं अभी भी चाहूंगा कि उसको मैं बदलूं और फिर उसको मैं रैंक करवाने की कोशिश करूं। जैसे जब मैंने कोविड में स्टार्ट करा तो तब मुझे कुछ और समझ नहीं आया था और तब मैं एक बिगिनर था। एग्जैक्टली। सो लाइक मैं काफी छोटा था तो मुझे इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगा। सो मेरे लिए लाइक ऐसे बहुत गर्व की बात है कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। एंड यूजर नेम की बात करें तो डेफिनेटली मैं अभी सोच रहा हूँ उसको चेंज करने का और उसको बेटर बनाने का। तो बहुत जल्दी आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको एक नया यूजर नेम मिलेगा। करेक्ट। कल मैंने बताया, मतलब लोगों ऑडियंस को बताया, कोविड काल में आपने स्टार्ट किया था कंटेंट क्रिएटर। एक्चुअल जर्नी क्या थी वो आपके? ओके, सो बेसिकली मैंने अपना जो कोविड टाइम है जहाँ पर मेरे फ्रेंड्स और सब लोग जिनको मैंने देखा, सब लोग उस टाइम पर गेम, जैसे उस टाइम पर पबजी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, तो ये सारी चीज़ों में वो लगे हुए थे। बट मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, या फिर मैंने लाइक मेरा एक फ्रेंड था, वो है ना थोड़ा सा ब्रांड और PR साइड अपना इंक्लिनेशन उसका था, तो मेरी उससे मेरे बर्थडे के दिन बात हुई और उसने मेरे को ये बताया कि लाइक वी ऑल नो दैट सोफिया अंसारी, आपको पता होगा राइट? तो उसकी जो सिस्टर है, शी इज फ्रॉम माई क्लास, सो व्हेन आई वाज इन लाइक स्कूल, सो शी इज इन माई क्लास। सो वो जो लड़का था वो उसको ब्रांड कोलैबोरेशंस देने में हेल्प करता था। सो अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा उसको और डिटेल में समझा एंड मैंने देखा कि यार ये भी कुछ होता है। बट आई वॉज वेरी शाई, यूजुअली मैं ऐसे डांस वीडियोज या फिर ऐसी चीजें नहीं कर सकता। सो मैंने देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने और थोड़ा रिसर्च करा, गूगल पे डाला, देखा कि ये लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशन से प्रोडक्ट्स आते हैं, ये लोग प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, ये सब क्या होता है। सो ये सारी चीजों को मैंने ध्यान में रखते हुए गूगल सर्च करा और थोड़े बहुत कोर्सेज देखे, सब कुछ देखा
और मुझे पता चला कि लाइक ये सब है, उनको प्रोडक्ट्स फ्रीली आते हैं उनके घर पे और वो लोग उसको रिव्यू करते हैं और लोगों को पता चलता है कि ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, इसको आप लाइक कंज्यूम कीजिए और आपकी ये इसके बेनिफिट्स दिखाता है। तो ये सारी चीजें मेरे को काफी ज्यादा ऐसे अट्रैक्टिव लगी उस टाइम पर, तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा कुछ करता हूँ। बट व्हेन आई मैसेज्ड सम ब्रांड और ईमेल्ड अ ब्रांड उस टाइम पर, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, किसी ने कोई लाइक आउटपुट नहीं मिला मुझे उससे कुछ। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इनके इतने सारे जो लोग हैं जो ये कर रहे हैं उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो मैंने सोचा कि अब फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। तो मैंने उसके लिए भी बहुत सारी चीजें देखी। मैं सीधा लोगों को जो ग्रोइंग क्रिएटर्स है, जैसे जिनके कुछ 5,000 10,000 फॉलोअर्स हैं, उनका मैंने ढूंढना शुरू करा, उनको देखे उनके कंटेंट जो अपना एक्सप्लोर फीड का फीचर पहले से इंस्टाग्राम में है, तो वहां से मैं देखता गया और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने लाइक कोविड टाइम में आउट ऑफ 24 आवर्स 15 to 16 आवर्स मेरे हाथ में फोन होता था। सिर्फ सोने और खाने के लिए फोन नहीं होता था हाथ में, अदरवाइज फोन होता था और मैं सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर होता था। तो आई कॉन्स्टेंटली डीएम people and I just ask them hey can we get connected, क्या हम एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं। मैंने सबसे पहला काम किया था अपना अकाउंट को ओपन करना, पहले मेरा ये पर्सनल अकाउंट था। सो वहां से मैंने अपनी एक जर्नी स्टार्ट करी और कुछ लोग होते थे जो रिप्लाई नहीं देते थे, कुछ लोग बहुत अच्छा सा रिप्लाई देते थे और हमको बहुत अच्छा लगता था कि हाँ इसने अप्रिशिएट किया। फिर हमारी बात होती थी और पता चलता था कि ये इस फील्ड में कितना आगे बढ़ चुके हैं। तो अब उनसे पता चलता था कि वो ऐसे ब्रांड को अप्रोच करते हैं और हमें ऐसे कुछ इससे बेनिफिट हो सकता है। सो ओवरव्यू इस जर्नी का ऐसा ही था जो मैंने स्टार्ट करा कोविड से, कि ब्रांड्स को अप्रोच करना स्टार्ट करा, फ्रेंड्स को अप्रोच, मतलब जो भी, अब मैं उन्हें फ्रेंड कहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे एक जिस जर्नी में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है स्टार्ट करने में। सो ये एक ओवरव्यू था। मतलब आपने पूरा प्रैक्टिकल करके ये सारी चीजें सीखी है। यस। और तो ये आपके फ्रेंड्स भी बन गए, आपने उनसे तो हेल्प ऑल ओवर इंडिया और आउटसाइड इंडिया, जैसे दुबई हो गया या फिर मलेशिया, ऐसे सब भी जो फ्रेंड्स थे उन सब के बारे में लाइक वो सब भी मेरे इंस्टा पे बनते गए। अब इसमें कैसा होता है कि वहां पर बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं इंडिविजुअली किसी एक को डीएम कर रहा हूँ। अब देयर आर सो मेनी ग्रुप्स जिसके अंदर लोग ऐसे ही सारे ग्रोइंग क्रिएटर्स हैं, तो वो एक दूसरे के पोस्ट पे एंगेज करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, तो वो ग्रुप के कुछ रूल्स होते हैं। तो मैं समझता गया कि कैसे वो ग्रुप रूल्स चलते हैं, क्या वो चीजें देख रहे हैं, मैं सब चीजें ऑब्जर्व करता था। फिर धीरे धीरे मैंने उसमें से जो मुझे अच्छे लोग लगे या फिर जिनसे मेरी बात होने लगी, उन लोगों के साथ मिलकर अपने खुद के ग्रुप्स बनाना शुरू किया और अपने जो इंडिया की ऑडियंस है या इंडिया के अंदर जो ग्रोइंग क्रिएटर्स है उनको मैंने अपने साथ जोड़ना शुरू करा और मैंने खुद के ग्रुप्स बनाना शुरू करा अपने ही नाम से। सो अभी अगर मेरे व्हाट्सएप पे आप देखेंगे तो लाइक मोर देन लाइक 1500 और 1700 ग्रुप्स आर देयर विद माय नेम। सो उसके अंदर वो अलग अलग चीजें हमने पूरी कम्युनिटी बनाने का ट्राई करा। सो आई मस्ट से वहां से मेरी जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ दैट पार्ट। बहुत छोटी छोटी चीजों से बहुत छोटी छोटी चीजों से ध्यान दिया। कई लोग होते हैं मतलब इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, सब कंटेंट क्रिएटर भी करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। करेक्ट। और इसमें हार्ड वर्क डेफिनेटली लगा, बट कोविड का बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। लाइक जो इतना सारा टाइम मिलता था तब ना कुछ ऐसे स्पेसिफिक है बाकी चीजों में इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, और साथ में ऑफ कोर्स आई वाज लाइक परसुइंग माय कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिग्री। सो मैं वो भी कर रहा था साथ में, बट ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं तो वी ऑल नो कि इतना ज्यादा फोकस वहां नहीं रहता है। बट ये चीजों में मजा आ रहा था और यहाँ से एक कुछ बिल्ड हो रहा था धीरे धीरे। तो पर ऑफ कोर्स फैमिली का स्टार्टिंग में थोड़ा वैसा ही था, फैमिली और फ्रेंड्स की क्या पूरा दिन फोन, तो वो भी एक पर्सपेक्टिव था। कल पापा अभी क्या करते हैं इसके साथ साथ? ओके, सो अभी मैं MBA परस्यू कर रहा हूँ और उसके साथ में अभी लाइक मेरा इंटर्नशिप पीरियड चल रहा है। सो अभी यहाँ पर मैं एक कंपनी है वहां पर एज अ मार्केटिंग इंटर्नशिप कर रहा हूँ एंड अभी मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ MBA कंप्लीट हुआ है और इससे पहले मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है। इंजीनियरिंग के बाद फिर MBA और फिर साथ में कंटेंट क्रिएशन। बहुत ज्यादा हैट्रिक हो जाता होगा। ऑनेस्टली हाँ, बट एक्चुअली लाइक पैशनेटली मुझे बहुत मजा आता है। कंटेंट क्रिएशन बाय पैशन, इंजीनियरिंग क्योंकि 12th के बाद थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो इंजीनियरिंग करवा देते हैं, तो वो उसके बाद MBA क्योंकि अब मुझे दिल से मार्केटिंग साइड मेरा पूरा फोकस था। सो दैट्स व्हाई आई परस्यूड मार्केटिंग बिकॉज मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ जो कॉलेज था तब से आई वाज डूइंग मेनी एक्टिविटीज, मेनी फेस्ट, लाइक मेनी डिफरेंट थिंग्स एंड वी वेंट टू IIT Bombay and we won a first prize there
in the entrepreneurship cell, so they have their e-cell. So first year में we won that, and that was a big achievement. Out of 720 universities, our university, जिसका बहुत लोगों ने आज वडोदरा में भी नाम नहीं सुना है, उस यूनिवर्सिटी का, जो है GSFC यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी से I started like building that thing. और हमारी उस यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का पहला ईयर था, like हमारे कोई सीनियर्स नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो वन अचीवमेंट आई फील. और फिर हम एवरी ईयर कुछ ना कुछ करवाते गए हमारी यूनिवर्सिटी से. कल आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, कंटेंट भी बहुत क्रिएटिव है, तो इसमें आप क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं? तो हम लोग स्पेसिफिकली देखते हैं, जैसे कि अभी हम ले लेते हैं एक फूड प्लेस को एज एन एग्जांपल. तो हम लोग जब जाएंगे एक फूड प्लेस पर, उसका शूट है, हम लोग पहले से उनसे बात करके रखेंगे और सब कुछ प्लान्ड होगा. तो उनके साइड से एक लिस्ट ऑफ रेसिपीज हमें ऑप्शंस दिए गए होंगे कि ये फूड आइटम्स वी विल प्रोवाइड. हम उसमें देखते हैं कि क्या एज अ कैमरा, एज लाइक वीडियो में क्या अच्छा लगेगा, उन चीजों पे हम फोकस करेंगे और उनसे वो बात करेंगे कि आप इसको और ज्यादा क्रिएटिव या फिर कैसे गार्निशिंग करके टेम्पटिंग बना सकते हो जब कोई वीडियो में उसको देखता है. तो ये सारी चीजें हम पहले ध्यान में रखते हैं. फिर हम जाते हैं वहां पर फॉर अ शूट. वहां पर हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल कोई भी चीज थोड़ी सी मेसी नहीं है, उसको क्लीन करवाते हैं, सारी चीजें, ताकि कुछ भी जो वीडियो के अंदर आ रहा है उसके हम बहुत ऐसे ध्यान में रखते हैं कि उनके जो ब्रांड है उसके बारे में किसी के सामने उसकी रॉन्ग इमेज नहीं जानी चाहिए, या फिर यहाँ पर ये गंदा है, यहाँ पर ये अच्छा नहीं है, ऐसे सब चीजें. तो बहुत छोटी छोटी चीजों का वहां पर हम ध्यान रखते हैं. उसके बाद जब हम एक्चुअली शूट परफॉर्म करते हैं, तो ऑनेस्टली बोलूं तो सबको लगता है कि एक रील बनानी ही तो है, लाइक 30 सेकंड का कंटेंट ही तो है, बट वो नहीं है. उस 30 सेकंड के पीछे हमें लगते 3 से 4 घंटे का सिर्फ शूट, उसके बाद एडिट्स तो अलग. बट अभी हम सिर्फ शूट की बात करें तो वो हमें 3 to 4 आवर्स लग जाता है. और उसके अंदर जब हमें सारी फूड आइटम्स मिलती है, तो अब वो सारी जो फूड आइटम्स है उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजों को डिटेल में देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि इस चीज को इस एंगल से लेंगे तो क्या आउटपुट आ रहा है, यहाँ पर लाइट सही है या नहीं, अगर लाइट भी सही नहीं है तो हम क्या और कर सकते हैं, उसको कहाँ लेकर जा सकते हैं, या फिर अगर हमें नेचुरल सनलाइट मिल रही है तो बेस्ट. तो वैसी चीजों से हम लोग खुद से सारी चीजें ट्राई करते हैं. तो ये सारी चीजें जो हैं एक पीस ऑफ कंटेंट को अट्रैक्टिव और बेस्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा नीडेड है. और अगर हम कुछ वॉइस ओवर जैसी चीज कर रहे हैं तो उसमें नॉइज नहीं आना चाहिए. ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर कुछ भी एक साउंड आ गया उसके अंदर, कि कोई भी एक ड्रिल हो रहा है कोई मशीन साइड में, कुछ भी एक छोटा सा भी आवाज है, तो भी इट इज वेरी मच लाइक नॉइजी फॉर समवन हु इज वाचिंग द कंटेंट. सो बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है वहां पर. ये तो हुई कंटेंट क्रिएशन की बात. और आपका ये जो जर्नी था उसमें सबसे बिग मोमेंट कौन सा है? ओके, सो ऑनेस्टली बोलूं तो सबसे बड़ा बिग मोमेंट वही था जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें हमारे नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के लिए इनवाइट किया था, दिल्ली में जो हुआ था. ऑफ कोर्स सब लोगों ने उसको विटनेस करा था. और वहां पर जब फर्स्ट टाइम जब इतने सारे क्रिएटर्स से मिले, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं, उनको फर्स्ट टाइम जब तुम एक सेम प्लेटफॉर्म पर जब ऐसे लाइव देखते हो, जब उनसे मिलते हो, बात करते हो, हाउ मच दे आर डाउन टू अर्थ, वहां से जो लर्निंग मिलती है, लाइक ऑनेस्टली वी गेट एन गूज़बम्प्स व्हेन वी सी देम. एंड व्हेन द रियल इन्फ्लुएंसर कम्स टू द स्टेज, दैट इज नरेंद्र मोदी जी. सो उसके बाद जो हूटिंग था, जो वहां का माहौल था, दैट इज टोटली डिफरेंट. एवरीवन विटनेस्ड इट ऑन लाइक टीवी एंड ऑन एयर ऑफ कोर्स, बट जो लाइव का जो फीलिंग था, जो एनर्जी थी, वो मैं ऐसे अपने वर्ड्स में भी बयान नहीं कर सकता. आई लिटरली गॉट गूज़बम्प्स एंड बहुत करीब से देखा था. और जो भी क्रिएटर्स थे उनसे भी लाइक एवरीवन वाज वेरी हम्बल. सब फोटोज साथ में क्लिक करवा रहे, बात कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, सब कुछ एकदम बहुत ही परफेक्ट नेटवर्किंग के लिए अपॉर्चुनिटी थी. और वो एक दिन का जो इवेंट था वो ऐसा लाइफ टाइम मेमोरी जैसा बन चुका है. तो उसमें आप भी शामिल थे. कल आपने बताया कि कई सारे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े थे. तो एक चीज है मेरी, फर्स्ट कोलैबोरेशन के बारे में पूछना चाहूंगी. सबका फर्स्ट टाइम बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत एनर्जी फील करते हैं वो लोग, और काफी ज्यादा नर्वस भी होते हैं फर्स्ट कोलैबोरेशन जब होता है. तो आपके फर्स्ट कोलैबोरेशन की क्या स्टोरी है? ओके, सो मेरा जैसे कैटेगरी, अभी आप मेरे इंस्टाग्राम पर देखोगे तो आपको 3 कैटेगरीज मिलेंगी. मोस्ट ऑफ दी जो क्रिएटर्स होते हैं वो अपनी एक कैटेगरी को पकड़ के उसमें बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं. तो अब जैसे मैं उस लेवल पे शायद कभी मैं थोड़ा
फिक्स वाला पर्सन नहीं हूँ इसके अंदर। तो मैंने स्टार्ट करा था प्रोडक्ट रिव्यू से, अभी मैं फूड कर रहा हूँ और बीच में मैंने फैशन के जैसे स्निच जैसी ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है। सो ऐसी भी डिफरेंट ब्रांड्स है जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। तो अब इसमें जब मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन की बात करें, वो ऑफकोर्स प्रोडक्ट रिव्यू था। और तब हमारे टाइम पर लाइक जब मैंने स्टार्ट करा था तो उस टाइम पर तो ये रील वगैरह कुछ नहीं था, तब सिर्फ टिकटॉक जस्ट आया था। तो उस टाइम पर सिर्फ पोस्ट करके हम लोग ने ब्रांड को प्रमोट करा था। तो जो पहली ब्रांड थी वो थी मामा अर्थ। ऑफ कोर्स आपने उसके बारे में सुना होगा और ऑडियंस ने भी सुना होगा। सो लाइक मैंने उनके खुद के कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं, तो आई ट्राइड अप्रोचिंग देम मेनी टाइम्स, बट मुझे वो ईमेल का रिप्लाई कभी नहीं मिला था। बट व्हेन आई स्टार्टेड ग्रोइंग, जब मैं अपने फ्रेंड्स या ये जो मैंने बिल्ड करा था, तो उससे आई हैव सम काइंड ऑफ फॉलोइंग ऑन माई पेज, कि कुछ फॉलोअर्स थे मेरे पेज पर। तो जब मैं उनको कॉन्स्टेंटली एक रेगुलर बेसिस पे जब मैंने अप्रोच करता गया, तो उसके बाद एक बार मुझे उनकी मैनेजर का भी नाम याद है, कोमल शर्मा करके उनकी मैनेजर का नाम था। उस मैनेजर को मैंने यू कैन से मैंने पूरा उनका ईमेल बम्बार्ड कर दिया था ऑनेस्टली, बट शी हैज टू रिप्लाई मी, वैसा हो गया था। तो उन्होंने जब रिप्लाई दिया मुझे और उसमें उन्होंने लिखा कि ऑफ कोर्स तब इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट शी इज लाइक कि आई लाइक ऑनेस्टली आपके कंटेंट में ऐसा कुछ खास नहीं है, आप कुछ ऐसा कर नहीं रहे हो, और हमारी ये फीमेल सेंट्रिक प्रोडक्ट्स, और ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, आई हैव डन इट फॉर मेनी ब्रांड्स, बट उसमें से एक ब्रांड थी जहां से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, और इट्स अ वेरी बिग ब्रांड। सो आई गॉट वेरी एक्साइटेड कि मामा अर्थ के साथ कोलैबोरेशन है वैसा, और वो भी कोविड टाइम में। सो आई वाज वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, एंड दे आर लाइक कि आप आपका एड्रेस भेजें एंड एवरीथिंग। तो तब वो थोड़ा सा डर भी लगता है कि यार कुछ फेक होगा या फिर वो वाला भी होता है। सो स्टिल आई वाज लाइक ओके लेट्स गो फॉर इट। सो मैंने अपनी सारी डिटेल्स वगैरह उनको भेजी, और इन जस्ट 2 days आई गॉट अ प्रोडक्ट और हैम्पर टाइप्स फ्रॉम मामा अर्थ ऑन माई प्लेस, एंड दैट वाज लाइक फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ PR पैकेज आया था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। सो मैंने उसके ऐसे वीडियोस बनाए, बिहाइंड द सब कुछ किया मैंने उसको लेकर, बट उसको कहीं लाइक तब वीडियो फॉर्म को इतना वो नहीं किया जाता था, बस वो अपने लिए वो वीडियो को रखा। बट उनसे फिर उन्होंने पूरा एक भेजा था प्रॉपर कि आपको इस तरीके से इसको प्रमोट करना, और यही हमारा कैंपेन है, आपको इसको ऐसे करना है। तो ऑफ कोर्स ये जो पहला कोलैबोरेशन था मामा अर्थ के साथ, वो बहुत ही फैंटास्टिक एक्सपीरियंस रहा था, और उसमें मैं कहूंगा कि बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट, मैं एक चीज कर रहा हूं फिर मैं सोच रहा हूं नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ दिया, ऐसे हमने 10-20 बार मैंने करा, और क्रिएटिविटी पे मैं खुद खुश नहीं हो रहा कि यार उनको पसंद आएगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, ऐसा सब। तो फिर मम्मी लाइक तब तो ऐसे कोई टीम वगैरह नहीं थी, तो तब मम्मी इज लाइक क्या कब से एक चीज के पीछे खत्म, मतलब ऐसा करो खत्म करो, वैसा थोड़ा हो गया था, बट अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ। अभी आप क्या करते हैं, मतलब जो कोई ब्रांड है आपके साथ कोलैब करते हैं कि आप अप्रोच करते हैं? ओके, सो अगर मैं अपने इनिशियल स्टेजेस की बात करूं तो डेफिनेटली इन अ डे अप्रोक्सीमेटली हम 50 to 60 ब्रांड्स को अप्रोच करते थे, और हम पहले से मतलब मैं बहुत ज्यादा उस पे था कि अब मेरे को ब्रांड कोलैबोरेशंस चाहिए, मुझे बाकी लोग कर रहे हैं उससे कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। तो आप एक बार जब मेरी फीड भी स्क्रॉल करोगे आपको बहुत सारे उसमें ब्रांड कोलैबोरेशंस दिखेंगे। तो हमेशा मैंने ट्राई किया कि मैं जितनी बड़ी ब्रांड्स को अप्रोच कर पाऊं मैं करूंगा। अब उससे लाइक काफी लोगों को वो भी डर रहता है कि रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, मुझे वो खौफ था ही नहीं स्टार्टिंग से कि ठीक है लाइक एक अनफॉर्चुनेट वाला मैसेज आएगा, दैट्स इट, आई एम हैप्पी विद इट, मुझे एटलीस्ट उन्होंने ना तो बोला, मैं उस बात से खुश होऊंगा। तो वो एक स्टार्टिंग से था। तो अभी अगर हम बात करें तो आप मेरी फीड पे देखोगे जैसे रील, मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक स्टोरी ऐड करके देता हूं, जैसे कि जैसे ही रील फीचर आया, जैसे ही रील्स आई तो टिकटॉक उसी टाइम पर बैन हुआ और फिर रील्स आई, ये वाला ट्रांजिशन फेज था, ठीक है। सो उसमें मेरे पास जो भी वीडियो कंटेंट बनाने का खुद के अंदर वो एक कैमरा फियर या फिर जो भी फोटोज आई कैन, क्योंकि उसमें मैं एडिट कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें के साथ प्ले कर सकता हूँ, बट वीडियोस में मेरे को उस टाइम पर सिर्फ डांस वीडियोस और वही सब था, खुद को रिप्रेजेंट करना। करेक्ट। सो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा ऐसे, आई वॉज वेरी शाय, सब कुछ मैं बहुत पहले एनालाइज करता था, मैं बहुत ज्यादा डर जाता था कि यार वीडियोस में मैं क्या करूंगा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। बट फ्रॉम द बिगिनिंग विथ माई फैमिली I used to go every Sunday out for food. So अब मैंने वो चीज को नोटिस करा और समझा कि मैं क्यों नहीं फूड रील से शुरू करूं। तब ऐसा कोई कुछ कर नहीं रहा था या फिर कर रहा होगा तो मैं अवेयर नहीं था। सो मैंने सोचा कि अब थोड़े फूड रील्स बनाते हैं, और इसके अंदर एक छोटा सा और एक पार्ट ऐड कर देते हैं। आई गॉट इंस्टाग्राम जो है ऑफिशियली वो एक अपना प्रोग्राम चलाता है जिसका नाम है बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम। वो अपने एक रील्स को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कैंपेन लॉन्च करा था इन द बिगिनिंग। सो 3 months का कॉन्ट्रैक्ट का मुझे एक पूरा ऑफर आया था। अगेन वो भी मुझे थोड़ा सा रिस्की लगा था क्योंकि इंस्टाग्राम मुझे अप्रोच कर रहा है वैसे बिलीव नहीं होता है समटाइम्स। सो एट दैट टाइम जब मुझे वो अप्रोच आया, उसके बाद जब मैंने वो साइन करा तो दैट वाज
लाइक उसने मुझे मोटिवेट करा कि अब रील्स बनाओ, क्योंकि महीने की 15 रील बनानी है उसके अंदर. ऑफ कोर्स इट वाज माय फर्स्ट, यू कैन से बिग एंड पेड, द बिगेस्ट पेड कोलैबोरेशन. सो उन्होंने 15 रील्स के लिए एक पूरा बजट सेट करके पर मंथ के हिसाब से भेजा हुआ था. और उसके अंदर अब मेरे को एनी हाउ रील्स प्रोड्यूस करनी है. दे आर लाइक हमारे बेसिक है, आपको 30 सेकंड से ज्यादा की रील बनानी है, हाई क्वालिटी रील होनी चाहिए, ये सारी चीजें उनके बेसिक पॉइंटर्स थे. बट आपको 15 रील्स बनानी है. अब 30 दिन में 15 रील्स, इट्स अ वेरी बिग थिंग. सो और वो भी स्टार्टिंग में. सो आई वॉज वेरी कंफ्यूज. तो आई स्टार्टेड विद फूड, कि मैं फूड रील्स को बेसिक एडिट करके पोस्ट करता जाऊंगा. तो उस टाइम पर मैंने उससे रील्स बनाना स्टार्ट करा, और उससे मेरा जो आप रील्स सेक्शन में मेरे पूरा स्क्रॉल करके देखोगे, आपको बेसिक जो रील्स है वो कैफेज, होटल्स, रेस्टोरेंट, जो भी मैं खाने जाता था, जहां पर भी मैं संडेज को विजिट करता था, मेरी आपको उसी की रील्स मिलेंगी. सो आई स्टार्टेड विद, बिकॉज इंस्टाग्राम सपोर्टेड मी इन दैट वे. सो आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट कि इंस्टाग्राम ने मुझे वो आइडिया या फिर सपोर्ट पुश किया. वरना मैं खुद से तो कभी वो डांस वीडियोज ये तो नहीं बना रहा था, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था. अब अगर हम देखें तो कोलैबोरेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका अप्रोच. मैं भी धीरे धीरे सीखा हूं. पहले तो हम एक हाई कैन बी कोलैबोरेट ऐसे मैसेजेस करके भी काम चलाते थे. बट वी अंडरस्टूड कि अब हम एक पोर्टफोलियो बनाना है, एक अपना प्रॉपर इमेज बनाना है. जब हमने बड़ी ब्रांड्स का, जैसे मामाअर्थ इज अ बिग ब्रांड, सबको उसके बारे में पता है, एटलीस्ट नाम पता है, इट्स अ बिग थिंग. सो वैसी ब्रांड्स को आप हाईलाइट करो, आपका पोर्टफोलियो बनाओ एक मस्त सा अच्छे से. अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है तो एक ग्राफिक डिजाइनर हायर करो और एक मस्त पोर्टफोलियो बना के उनको अप्रोच करो ईमेल के वाया, या फिर इंस्टा पे आप उनको एक अच्छा सा मैसेज लिखो और उसमें खुद को हाईलाइट करने का ट्राई करो कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लोग मुझे लाइक मेरे इस पे इतने व्यूज हैं, ये सब, और ये मेरी वायरल रील है, सब कुछ. ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है, जिससे उन्हें क्लैरिटी मिले जो ब्रांड है कि हाँ, इसके साथ कोलैबोरेट करके मुझे ये बेनिफिट होगा. तो उसके एंड में उस मैसेज के आपको सिर्फ इतनी मेहनत करनी है कि अगर सामने एक फैशन ब्रांड है तो उसके नीचे उसको उसके पॉइंटर्स के वाइज दिखा दो कि हम तुम्हारी ब्रांड के साथ काम कर कर इतना बेनिफिट कर सकते हैं. कल ये तो हो गई कोलैबोरेशन की बात. अब कई सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उसमें बच्चे भी शामिल है बहुत सारे, और बहुत सारे टीनेजर की तो भरमार लगी हुई है. लेकिन जो आपके फॉलोअर्स हैं वो काफी ज्यादा हैं और आपने बहुत ज्यादा रिसर्च भी की हुई है, बहुत टाइम से आप करते आ रहे हैं. तो उन इन्फ्लुएंसर्स को आप क्या टिप देना चाहोगे? Okay, so most important tip is just be consistent and start creating content. वो start जब तक नहीं लोगे ना, रील वाला जैसे मैंने अपना शेयर करा, वो start लेने से मैं बहुत डरता था कि मैं पोस्ट से रील पे तो लोग हंसेंगे एंड लोग ये कहेंगे, ये होगा. बट वो सारे जो होगा होंगे वाले जो व्यूज है ना, उसको साइड में रख के जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट. उसकी क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्वालिटी आप आज की मेरे वीडियोस की देख लो, एक फर्स्ट रील खोल लो और सबसे नीचे की रील को आप कंपेयर करो. अब मेरे को खुद आज हंसी आ जाती है जब मैं अपने नीचे के कंटेंट देखता हूँ कि ये करता था मैं, लाइक ये वाला एक खुद के ऊपर आ जाता है. बट जब एक चीज तुम अपनी लाइफ में अचीव कर लोगे ना, तब खुद पर एक खुद से प्राउड फील होगा कि यार मैंने उस टाइम को सही यूटिलाइज करा राइट डायरेक्शन में जाकर. तो मेरा स्पेशली जो बडिंग इन्फ्लुएंसर्स है, जो ग्रोइंग लाइक यूथ है, उनको यही कहना है कि डेफिनेटली आप लोग बस एक खुद का एक एरिया पकड़ो जहां पर तुम्हें इंटरेस्ट है, जिससे तुम रिलेट कर पा रहे हो. बीट एस्ट्रोलॉजी, बीट तुम्हारे पेरेंट्स जिस फील्ड में तुम्हें उसका कुछ आइडिया है, बीट तुम्हें खाली तुम फूडी हो, कुछ भी हो तुम स्पेसिफिकली, तुम्हें तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, या फिर तुम्हें कोई चीज के बारे में थोड़ी अच्छी नॉलेज, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी अच्छी नॉलेज है, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट जो तुम्हें पता है या जो तुम्हें अट्रैक्ट करता है कि मैं इससे कनेक्टेड हूं. जो भी नॉलेज तुम्हारे पास, एक अच्छे पेंटर हो, स्टार्ट क्रिएटिंग वीडियोस आउट ऑफ इट और उसको पोस्ट करना स्टार्ट करो. स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स वो 5-10 लाइक 100 लाइक्स आएंगे, बट जब वो धीरे धीरे 100 का 200 होगा, 200 का 400, 400 का 800, वो खुद आपको मोटिवेट करता जाएगा कि मैं कुछ सही कर रहा हूं या लोग मुझे फीडबैक दे रहे हैं. और उस फीडबैक को बस बहुत ध्यान से रिव्यू करके उस पर आउटकम लाना, ताकि उस फीडबैक की वजह से जिस बंदे ने आपको फॉलो किया है वो बंदा अपना 100% टाइम आपको दे रहा है, एटलीस्ट स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, कि आपका रील वो देख रहा है 30 सेकंड अपने, वो आपको दे रहा है, तो उसमें उसने एक फीडबैक लिखा है स्पेशली कमेंट बॉक्स में जाकर, तो उसकी वैल्यू करना बिल्कुल मत भूलना और उस वैल्यू को अगले रील में सुधार के कुछ करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये अभी तक मेरी लर्निंग है, तो मैं पास ऑन करना चाहूंगा कि वो लोग अभी ऐसी कोई गलती ना करे जो अभी बडिंग इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर्स हैं. मतलब आप अपने फॉलोअर्स का भी ध्यान रखते हैं. करेक्ट. एक लास्ट क्वेश्चन. इंस्टाग्राम जो होता है, कई लोग होते हैं कि जैसे आपने बताया कि 3-4 टॉपिक्स पे आप रील्स बनाते हैं, राइट. और ऐसे एल्गोरिदम के बारे में बात करूंगी. लाइक आपने बोला अगर
आर्टिस्ट हैं, ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग कीजिए, Correct. ऐसा एल्गोरिदम ऐसा होता है कि एक चीज पे ही फिक्स रहना पड़ता है उस ओके, पे। सो अगर इसके ऊपर हम बात करें तो अल्गोरिदम सिर्फ वही है कि आप क्या अलग कर रहे हो। अल्गोरिदम सिर्फ इतना समझता है कि आप कुछ क्रिएटिव, आपका हुक क्या है स्टार्टिंग का, या फिर आप क्या क्रिएटिव कर रहे हो, उससे वो मैटर करता है। इट्स नॉट लाइक कि आपने आज एस्ट्रोलॉजी पर रील बनाई और कल आप स्पोर्ट्स पे रील बना रहे हो तो आपको उसके स्पोर्ट्स वाली रील के वायरल होने के चांसेस नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। अल्गोरिदम उस तरीके से काम नहीं करता है, और अल्गोरिदम डे बाय डे चेंज होता है। सो अल्गोरिदम को आप ऐसा समझ लो कि आप जो कर रहे हो वो अपना बेस्ट देने का ट्राई करो, और कुछ अपने ट्रेंड्स के साथ आगे बढ़ने का ट्राई करो। आप सिंपली गूगल ट्रेंड्स सर्च कर सकते हो और उसके ऊपर आपको ट्रेंडिंग 5 या 6 टॉपिक्स हमेशा दिख जाएंगे। एवरी सेकंड वो चेंज होता है। तो आप उन टॉपिक्स पे खाली रील बनाना स्टार्ट करोगे ना, वो कुछ भी टॉपिक है, इट विल गो वायरल, उसके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये सारी चीजें या जो भी टूल्स हैं उसको राइट वे में यूज करके ये सारी चीजों को बीट किया जा सकता है। और जैसे कि आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि हम अगर मल्टीपल चीजों को जैसे मल्टीपल डोमेन्स को अगर हम ट्राई करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं, तो ऑनेस्टली आई एम द बेस्ट एग्जांपल टू आंसर दिस, बिकॉज मैं सिर्फ एक चीज पे नहीं रहा, मैं सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यूज पे नहीं रहा। आई अंडरस्टूड कि प्रोडक्ट रिव्यूज के अंदर ये क्लॉजेज या ये चीजें मुझे उससे रिलेट नहीं कर पा रही है, या फिर मेरा समटाइम स्टार्टिंग में ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा नहीं था। तो उन चीजों की वजह से मैं कभी कभी वो होने लगता हूं कि मैं इन फील्ड्स के लिए नहीं बना, मैं इन फील्ड्स के लिए नहीं बना, मुझे इस चीज की अच्छी नॉलेज नहीं है। तो उन चीजों को तुम धीरे धीरे कम ज्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू ब्रांड्स, अकॉर्डिंग टू पीपल, एवरीथिंग। वो आपके रिव्यूज कैसे आ रहे हैं उसके ऊपर है। और कुछ रील्स पे आपको थोड़े नेगेटिव कमेंट्स झेलने की भी खुद के अंदर वो रखनी पड़ेगी कि तुमने कुछ ट्राई करा है ना, तो तुमको उसके ऊपर लोग गलत कमेंट कर सकते हैं, पर वो गलत कमेंट को सही वे में लेना बहुत जरूरी है। और वो जब तुमने कर लिया तो दुनिया जीत ली टाइप्स, वी कैन से। तो ये थे कल, और जो इन्होंने अचीव किया है अभी, देखने में तो हम फोन पे स्क्रॉल करके इन्हें देखते हैं तो लगता होगा कि कितनी अच्छी लाइफ है, कितना घूमते फिरते हैं, ब्रांड के साथ कोलैब करते हैं, लेकिन जो उसके पीछे की मेहनत थी वो शायद आपको नहीं पता होगी। लेकिन बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर्स में हम ऐसे जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनकी लाइफ के बारे में आपको बताते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि ये जर्नी इजी नहीं है, इसके लिए जो वो कितनी मेहनत करते हैं, एक्चुअल रियलिटी आपको दिखाना है। तो कल हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आज के लिए मुझे काफी अच्छा लगा, स्पेशली तो आपने यहाँ पर इनवाइट करा, सो उसके लिए स्पेशल थैंक यू। एंड ऐसी अपॉर्चुनिटीज मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा आई नहीं है, तो इट्स माय, you can say not exactly first time but second time, because I went to Radio Mirchi and I have done this before, but this was as a on camera or face to face. Yes, so that is for the first time and the new experience, so I'm loving it. Thank you कल। Yeah. और ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स की स्टोरी जानने के लिए मेरे साथ यानी सुहाली जैन के साथ देखते रहे बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर। बारिश का मौसम हम सभी को कितना पसंद होता है। जब गर्मी से हम जूझते हैं, गर्मी से परेशान हो जाते हैं, तो बारिश का इंतजार करते हैं। ऐसा लगता है कि बस बारिश का सीजन शुरू हो और हमें थोड़ी राहत मिले, थोड़ी ठंडी हवा मिले, और साथ साथ बारिश में एंजॉय करना काफी लोगों को पसंद आता है। लेकिन जब हम खबरों में पढ़ते हैं बाढ़ जैसे हालात, शहर में जल भराव, तो कहीं ना कहीं हमें इस बारिश के सीजन से थोड़ी सी तकलीफ होने लगती है। ऐसा लगता है कि ये बारिश जो कई सारे लोगों के लिए खुशियों की एक लहर लेकर आती है, वही बारिश कितने लोगों के नुकसान की भी वजह बन जाती है। अभी आप खबरें पढ़ ही रहे होंगे, वायनाड में लैंडस्लाइड, उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं, दिल्ली में कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ, सारे ही हादसे, इनमें कितनी मौतें हुई। पर हम ज्यादा दूर नहीं जाएं, सिर्फ इस शहर की, हमारे शहर की बात करें तो हमारे शहर में भी जल भराव के चलते कई नुकसान होते हैं, कई लोग परेशान होते हैं, कई लोगों के घर में पानी आ जाता है, कई लोगों की दुकान में जल भराव हो जाता है, जिससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान होता है। हर बार यही स्थिति होती है, हर बार वादे किए जाते हैं कि अब अगले साल स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा, लेकिन फिर अगले साल वही कंप्लेंट्स हमारे सामने आती हैं। इस बार भी हाल ही में आप देख पा रहे होंगे कि हाल ही में ऐसा हुआ कि कुछ घंटे बस धुआंधार बारिश हुई और कितना जल भराव हो गया। ऐसी स्थिति हो गई कि बारिश रुकने के बावजूद कई सोसाइटीज, कई इलाकों में पानी भरा का भरा था, नदी जैसी हालातें थी, जहां पर लोगों को चलने में तकलीफें हो रही थी। तो वडोदरा शहर
इस शहर में जलभराव क्यों होता है? ये सवाल तो हर कोई करता है, लेकिन सॉल्यूशन पर बहुत कम बातें होती हैं। तो आज आप हमारे साथ में जुड़िए। आज का डिस्कशन होगा वडोदरा शहर में जो जलभराव होता है उसका क्या निकाल है, क्या सॉल्यूशन है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं नेहा सरवटे मैम, जो कि MSU के डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर मास्टर्स ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और उनके साथ में डॉक्टर जयेंद्र लखमापुरकर, जो गुजरात इकोलॉजी सोसाइटी के डायरेक्टर और हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ मैम और सर हमारे इस टॉक शो में। आज हम इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल, जैसा कि मैंने अभी कहा कि वडोदरा शहर में जलभराव की स्थिति हो जाती है, तो सॉल्यूशन पे बात करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर किस वजह से जो थोड़ी सी बारिश होती है और जलभराव पैदा हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी मैम कि आपके ख्याल से क्या ओपिनियन है इस पर कि क्या रीजन है जिसकी वजह से जलभराव हो जाता है? पहले तो ये कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ इतनी बारिश नहीं होती जितनी बम्बई या गोवा या वेस्टर्न घाट्स में होती है। जितनी भी बारिश होती है वो विद इन लिमिट्स होती है और ठीक होती है। तो जहाँ हमारा जो शहर है वो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। हमारा जो जिसको हम टोपोग्राफी कहते हैं वो काफ़ी ऑलमोस्ट फ्लैटिश है, बहुत जेंटल स्लोप है। जो हम ज़मीन का ढलान जो बोलते हैं वो बहुत जेंटल है। तो उस चक्कर में हम जब प्लानिंग करते हैं, जब हमारे शहर का हम विकास करते हैं या निर्माण करते हैं या डेवलप करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अभी रास्ते हैं, पानी की गटर है या बिल्डिंग्स है, वो हम टोपोग्राफी को हम कंसिडर नहीं करते हैं। जो हम जमीन का जो ढलान होता है, नेचुरल ढलान होता है, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। वो सबसे मुख्य कारण है जहां हमारे यहाँ ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाती है। दूसरा जो हम करते हैं, हम वॉल टू वॉल कारपेटिंग करते हैं, चाहे रास्ता हो चाहे कंपाउंड हो। हम खुली जमीन या खुली मिट्टी को हम नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इससे रहने से कीचड़ बन जाता है। तो हमको सब नीट एंड क्लीन, स्पिक एंड स्पैन चाहिए। तो हम रास्तों को वॉल टू वॉल कारपेटिंग कर देते हैं और पानी को निकालने का रास्ता नहीं मिलता। अगर पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो वो वहीं का वहीं ठहर जाएगा। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिसके वजह से हमारे शहर जलभराव अभी महसूस कर रहा है। जी सर, मैं आपका भी ओपिनियन जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से आपके ओपिनियन में आपको क्या लगता है कि किन वजहों से वडोदरा शहर में जलभराव की स्थिति इतने कम वक्त में पैदा हो जाती है? जैसे कि मैडम ने कहा, बारिश बढ़ी नहीं है, बारिश उतनी होती जैसे पहले होती थी, लेकिन थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ी है। तो उसमें क्या था, कुछ घंटों में ज्यादा बारिश हो जाती है। तो ऐसे में जो कैरिंग कैपेसिटी है या फिर जो ड्रेनिंग कैपेसिटी है शहर की, उसके हिसाब से बारिश ज्यादा हो जाती है। लेकिन हो ये रहा है कि जो पहले जो नेचुरल सिस्टम थी, जब ओपन लैंड्स बहुत ज्यादा थी, तालाब थे, ओपन ड्रेन्स थे, तो पानी बह जाता था, क्योंकि यहाँ पे स्लोप से बहेगा नहीं, एकदम जेंटल टर्रेन है। तो पानी बहने के दो ही तरीके हैं, एक तो ड्रेन्स के थ्रू बह जाए जो नेचुरल कहाँ से, या और दूसरा मेन विश्वामित्री रिवर। फिर भी अगर पानी ज्यादा बारिश हो जाए तो ऐसे में तालाब है जो बफरिंग का काम करते हैं, जो बफर जोन से, जैसे बहुत ज्यादा बारिश हुई तो तालाब भरने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वो पानी। और तीसरा जो पानी को भराव ना हो, उसका एक नेचुरल सीपेज होता था, पानी के ग्राउंड वाटर में मिल जाता था थ्रू सीपेज। लेकिन हमने कारपेटिंग किया है, बहुत सारे बिल्डिंग्स आ गई, तो नेचुरल सीपेज ऑलमोस्ट नील के बराबर हो गए। तो इसके चलते पानी का भराव होने लगा। एक मुख्य कारण एंक्रोचमेंट भी है, जो हम नदी के विस्तार में, क्योंकि हमको नदी की पहचान क्या है नहीं पता है, उसकी व्याख्या क्या है नहीं पता है, तो हम उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कोतर है या रवाइंस है, वेटलैंड्स है, उस पर हमने एंक्रोच कर लिया है। जो पानी की जगह थी हमने बिल्डिंग्स बना दिए हैं। हमने अपना गार्बेज या सॉलिड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट हमने उसमें भर के उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो जयेंद्र भाई ने बोला है उसको हमने रिड्यूस कर दिया है। तो एंक्रोचमेंट ऑफ ऑल काइंड्स, चाहे बिल्डिंग से हो, चाहे पेविंग से हो, या चाहे डंपिंग से हो, उसके कारण से भी हम
ये जल भराव की सिचुएशन देख रहे हैं। जी, ये सारे लूप होल्स हैं जिनकी वजह से काफ़ी नुकसान हम देख पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और सवाल है, क्योंकि हर साल ये स्थिति रहती है वडोदरा में कि जल भराव तो हो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके होते थे जहां पर शायद उतना जल भराव पहले नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में होने लगे हैं। अगर हम बात करें कि चार दरवाजा जो हमारे वडोदरा की पहचान हम कह सकते हैं, वहां पर पहले उतना जल भराव नहीं देखा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में अब वहां पर भी होने लगे हैं। ऐसे भी कई सारे इलाके हैं, तो उसका कोई ठोस कारण हो सकता है कि अब क्यों ये जल भराव की स्थिति हो रही है वहां पर? जैसे जयेंद्र भाई ने कहा कि जो तालाब है, हमारी जो तालाब है, तालावड़ी है या कंस्ट्रक्टेड टैंक्स है जी, तो वो एक डिटेंशन पॉन्ड का काम करते हैं, जो कुछ समय के लिए पानी स्टोर करते हैं और फिर नेचुरल ड्रेनेज सीपेज या कास के थ्रू विश्वामित्री में जाता है एंड इट मीट्स अरेबियन सी। लेकिन हमारे शहर ने वो लेक फ्रंट या पॉन्ड रीडेवलपमेंट स्कीम या ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम्स के चलते हमने सारे जो लेक्स और पॉन्ड्स है उसको हमने सील कर दिया, फोर्टिफाई कर दिया, कॉन्क्रीटाइज कर दिया है। तो उस चक्कर से जो नेचुरल ड्रेनेज सब सरफेस या अंडरग्राउंड नेचुरल ड्रेन होती है बिटवीन सॉइल एंड वाटर इंटरफेस जो हम बोलते हैं, वो कम हो गया है। तो इस सुरसागर के जो लेक ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम के चलते काफी इनलेट्स बंद कर दिए गए हैं, इसीलिए उस इलाके में वाटर लॉगिंग शुरू है। हमने रिवाइंस बंद कर दिए, इसीलिए एसएसजी का जो कैंपस है या रावपुरा तक पानी अब वहां वाटर लॉगिंग होने लगा है। तो वो जो इनलेट्स और वाटरवेज हैं, नेचुरल वाटरवेज या स्टॉर्म वाटरवेज, हमने कई जगह उसको प्लग कर दिया, उसको सील कर दिया या पानी का रास्ता हमने रोक दिया है। तो उस चक्कर में तालाबें भी सूख रही है और पानी बाहर का बाहर रह रहा है, क्योंकि पानी को अपनी जगह मिल नहीं रही है। राइट। इसमें सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बड़ौदा जो शहर है जी, तो पुराना जो शहर था वो 4 वॉल सिटीज में था, मतलब 4 वॉल जो 4 दरवाजा की, जिसको वॉल सिटी कहते हैं। धीरे धीरे वो बढ़ता गया, ठीक है। तो अब ये है कि बड़ौदा का एक यूनिफॉर्म कैरेक्टर नहीं है। पहले कहते थे कि बड़ौदा ऐसे विश्वामित्री के किनारे बसा हुआ शहर। अब ये जो विश्वामित्री का जो पश्चिम किनारा है, जहाँ पे जो अलकापुरी या उसका विश्वामित्री का जो कनेक्शन है वो बहुत नीचे सिटी के बाहर जाके होता है। तो हर एरिया अपने से अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे पूर्वी इलाका है जो बागोड़िया रोड है या फिर किशनवाड़ी एरिया है, वहां पे ग्राउंड वाटर सीपेज नहीं है, नेचुरल सीपेज ही नहीं है, पहले से ही नहीं था। और वहां पे ग्राउंड वाटर जो एग्जिस्टिंग जो पहले था वो भी सैलाइन था, अभी भी वही हालत है। तो वहां पे सीपेज नहीं होता है। तो वहां पे एक बड़ी कास्ट थी जो सूर्या को जाके मिलती थी, तो वो कास्ट ऑलमोस्ट नलीफाई हो गई, बंद हो गई है। और वही कास्ट थी जो सिटी को, जो कोर सिटी को वाटर लॉगिंग से बचाती थी, तो उसको बंद, मतलब ऑलमोस्ट बंद हो गई है वो। तो उसके चलते वहां भी जल भराव ज्यादा हो गया है। जी, अब हमने प्रॉब्लम पे तो बात कर ली, लेकिन एक और चीज है कि कई लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं, उनके लिए जो घर बनाने जरूरी हैं, बिल्डिंग्स क्रिएट करनी जरूरी है, तो ऐसे में किस तरह के अर्बन प्लानिंग की हमें जरूरत है, किस तरह की अर्बन प्लानिंग हमारे अथॉरिटी को पता होनी चाहिए कि अगर इस तरह से हम व्यवस्था करें, इस तरह से हम प्लान करें, तो शायद वो जो जल भराव हो रहा है वो या तो कम हो या तो ना हो। तो इस पर आपके क्या सुझाव है मैम? बहुत सारे सुझाव है, बोलते रहते हैं हम, बट मुख्य 2 या 3 सुझाव मैं अभी डिस्कस करूंगी जी। एक तो है कि नदी को सिर्फ 2 किनारों के बीच में बहता हुआ पानी ना समझे। नदी एक वाटरशेड का हिस्सा है और वाटरशेड में नदी की ट्रिब्यूटरीज भी होती है, स्ट्रीम्स होती है, तालाब होती है, कास होती है, वेटलैंड्स होते हैं, बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो प्लानिंग जो हम करते हैं, तो पहले तो जो वाटर सिस्टम है उसको समझ के उसको पहले बेस पे एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये हमारा वाटर सिस्टम है, ये एक्टिव फ्लड प्लेन्स है। हम एक्टिव फ्लड प्लेन्स को मैप नहीं किया है अभी तक। हमने पूना में या महाराष्ट्र में ब्लू लाइन या रेड लाइन डिमार्केट की गई है कि ये 25 ईयर फ्लड प्लेन है, ये 100 ईयर फ्लड प्लेन है। अभी तक हमने बड़ौदा में वो किया नहीं है, तो हमको पता ही नहीं है कि फ्लड प्लेन कहाँ है, कोतर कहाँ है। पहले तो वो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। एनजीटी का ऑर्डर भी यही बोलता है कि पहले अपनी जो नदी है उसको डिमार्केट करो, अपने फ्लड प्लेन्स को डिलिनेट करो। ये पहला स्टेप है, बहुत इसेंशियल स्टेप है। जी।
सेकेंड स्टेप है कि जहां जहां जो कैचमेंट एरियाज है अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम जो भी है उसका हम टोपोग्राफी के थ्रू, जैसे मैंने पहले भी कहा, ढलान के हिसाब से हमको अपनी डेवलपमेंट करनी चाहिए कि कहाँ डेंसिटी बढ़नी चाहिए, कहाँ कम डेंसिटी आनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज किस एरिया में आनी चाहिए। अभी जब हम देखते हैं कि हर जगह यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हो रहा है, सब जगह 13 फ्लोर बिल्डिंग हो रही है, सब जगह कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हो रहे हैं, किसको जिसको जहां इच्छा हो, जिसकी जो क्षमता हो वो बांध रहे हैं। तो वो प्लानिंग में आना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटीज कहाँ आनी चाहिए और किस हद तक आनी चाहिए, उसकी डेंसिटी और उसकी सीमा कितनी होनी चाहिए। तो वो एक प्लानिंग का दूसरा मुद्दा है। थर्ड मुद्दा है इम्प्लीमेंटेशन का, जो इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग का, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ठीक कर सकती है और उनको करना चाहिए गवर्नेंस मैकेनिज्म के द्वारा। तो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन गोज हैंड इन हैंड, और एक साइंटिफिक एनालिसिस बेस्ड प्लानिंग होना चाहिए। अभी तो जिसकी जो इच्छा हुई, जिसकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी हुई, आप जाके कहीं भी कुछ भी प्रपोज करते हैं, एनए करवा लेते हैं लैंड को और मंजूरी मिल जाती है बांधकाम की। तो ये बिना प्लानिंग का प्लान हम बात कर रहे हैं तो वो गलत है। सेकंड, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ डीपी या टीपी स्कीम पे फोकस करते हैं, लेकिन अगर हम वाटरशेड लेवल पे अगर बात करें तो एक रीजनल प्लान होना बहुत जरूरी है, जो कि हम अभी नहीं करते हैं। रीजनल प्लान का अगर कॉन्टेक्स्ट हो और उसके हिसाब से हमने डेवलपमेंट प्लान किया या टीपी स्कीम प्लान की तो एक कॉन्टेक्स्ट बंदा रहता है और उसकी जो रिपल इफेक्ट होती है किसी भी डेवलपमेंट की वो हम अकाउंट में ले सकते हैं। जी, इन शायद जो लैक ऑफ प्लानिंग है उसकी वजह से कभी कभी जो मकान ढह जाते हैं, यही रीजन हो सकता है इसका, राइट? तो सर अब आपसे भी जानना चाहेंगे कि वडोदरा शहर की जो स्थिति होती है इसकी क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये स्थिति पैदा होती है यहाँ पर? बड़ौदा एक सिटी जो पहले बसाई गई थी विश्वामित्री बैंक पे, वो एक टोटली फ्लैट टेरेन है, ठीक है। और जब यहाँ से ऊपर का कैचमेंट से कनेक्ट करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि वडोदरा जो विश्वामित्री नदी है उसका कैचमेंट पावागढ़ है, पावागढ़ से निकलती है और वो बहते बहते बड़ौदा में एंटर करती है जी। तो जब यहाँ तक बड़ौदा में एंटर करती हो तब तक ये जो टेरेन है वो ऑलमोस्ट स्टीप टू जेंटली स्लोपिंग है। जो पावागढ़ हिल है, उसके बाद ये इसका फुट हिल्स है और उसके बाद ये वडोदरा शहर में वो एंटर करती है। तो तब वो शहर एकदम फ्लैट टेरेन है, तो पानी यहाँ तेजी से बहता नहीं है। तो उसके चलते फ्लडिंग का एक मेजर इश्यू विश्वामित्री में आता है। पानी का जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है। ऊपर से जब नीचे और जाती है तो उसको ढाढर मिलती है, तो ढाढर का भी अपना फ्लो होता है, विश्वामित्री का अपना फ्लो होता है। तो दोनों एक दूसरे को मिलते तो थोड़ा ब्लॉकेजेस हो जाते हैं वहाँ दोनों। तो कई बार ये होता है कि आप जानते हैं कि गल्फ ऑफ खंभात बहुत नीचे पास में ही है, तो हाई टाइड ढाढर के जो जहाँ पर दोनों मिलती है नदी, वहां तक हाई टाइड आ जाती है मानसून में, लंबी बड़ी हाई टाइड होती है, तो पानी बहना बंद हो जाता है। तो वडोदरा में एक फ्लडिंग का इश्यू होता है जो कि विश्वामित्री के चलते होता है। दूसरा आप देखेंगे वडोदरा का टेरेन ऑलमोस्ट फ्लैट है, राइट। तो जब यह बारिश होती है और जैसे कि हमने देखा इंटेंसिटी बढ़ रही है, कई बार दिन में 8 इंच बारिश हो जाती है, तो ऐसे में ये फ्लैट टेरेन उसको सपोर्ट नहीं करता है पानी बहने के लिए। जो पहले प्लानिंग था, पुराना प्लानिंग, तब बहुत सारे तालाब थे और इंटरकनेक्टेड कांच थी, जो ये जो डेफिशिएंसी थी पानी नहीं बह जाने, उसको वो सपोर्ट करती थी कि पानी कांच के थ्रू, तालाबों के थ्रू बह जाए, तालाब ऐसे बफर जोन एक्ट करे और कांच में से वो बह जाए। इसके अलावा बहुत कम एरिया वडोदरा सिटी का था जो डेवलप था, बाकी सारा ओपन लैंड था, तो वो वहां से सीपेज होता था। तो अभी पूरा सिटी ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है, तो पूरे रोड बन गए, कंस्ट्रक्शन आ गया, तो सीपेज ऑलमोस्ट नील हो गया है। तो बड़ौदा का एक मेजर प्रॉब्लम है कि उसका फ्लैट टेरेन है, सीपेज ऑलमोस्ट नील है, तो उसके चलते वाटर लॉगिंग मेजर इश्यू। और जो कांच है या जो ड्रेनेज है, जो तालाब है, वो श्रिंक हो रहे हैं, उनको बंद कर दिया गया कहीं पे या फिर कवर कर दिया है, तो उसके चलते भी ये कांच की जो एफिशिएंसी वो कम हो गई है। तो इसके चलते एक वडोदरा अभी जो फेस कर रहा है वो वाटर लॉगिंग का इश्यू बिकॉज ऑफ ऑल डेवलपमेंट एंड जो बारिश बढ़ी है उसके चलते इश्यूज है। ओके। ये जो सरफेस फ्लैट है
अब ये तो ऐसा ही रहेगा, राइट? हाँ। अब उसमें अगर हमें कोई सॉल्यूशन करना हो तो क्या कर सकते हैं? क्या तो बड़ौदा को जो फेवरेबल कंडीशन जिसको सपोर्ट कर सकते तो उसके एक्वीफर है, 1 2 3 एक्वीफर है। ओके, एक जो सरफेस से कनेक्टेड है, जो पुराने जो रिचार्ज वेल थे या फिर जिसको हम वाव बोलते थे, स्टेप वेल्स थे, वो इस एक्वीफर से कनेक्टेड। लेकिन आजकल हम इस एक्वीफर में बहुत सारी पाइपलाइंस डाली हुई हैं, सीवेज लाइन भी इसी में जाती है, तो हम ये एक्वीफर यूज नहीं करते क्योंकि ये इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। जो नीचे का एक्वीफर है जो ज्यादा हमको पानी देता है, तो हम इस एक्वीफर में से ही ट्यूबवेल्स वगैरह डाल के पानी ले रहे हैं। इसी को हम एज ए रिचार्ज एक्वीफर करके, इसमें हम बहुत सारा रिचार्ज पॉइंट डेवलप करके यहाँ पे रिचार्ज करके हम इसमें 2 बेनिफिट रहेंगे। एक तो वाटर लॉगिंग का ही काफी हद तक सॉल्व होगा, और दूसरा हमारा जो डिप्लीटिंग है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है कुछ एरिया जैसे भाईली, वहां पे तो बहुत सारा सैलिनिटी और फ्लोराइड कंटेंट बढ़ गया है, तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे हमको वाटर लॉगिंग से भी निजात मिलेगा काफी हद तक। शायद वही एक लूप होल रह जाता है कि हम प्री मानसून कार्यवाही और बहुत सारी चीजें होती हैं ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जब बारिश शुरू हो। लेकिन जैसा आपने कहा कि शायद हम शहर को ही ठीक से नहीं जानते, जिस वजह से वो प्रॉपर प्लानिंग हो ही नहीं पाती है। और जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन हमें देखने मिलती है, खबरें हमारे सामने आती हैं, तो जनता हमेशा कॉर्पोरेशन पर, अथॉरिटी पर सवाल उठाती है और कई लोग जनता पर सवाल उठाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि इस स्थिति के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या जनता भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है और क्या अथॉरिटी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है? इसका जवाब सर आपसे शुरू करते हैं। जब कोई प्रॉब्लम, देखो एक तो लोकशाही है तो किसी एक पे ब्लेम नहीं जाता। जब आप गवर्नमेंट पे ब्लेम कर रहे हो तो आप खुद पे ब्लेम कर ही रहे होते हैं जी। तो कुछ छोटी छोटी जैसी बात है, जो ड्रेन में कचरा डाल देना, हाँ बहुत सारी ड्रेन्स पहले खुली थी जो सिटी का पानी लेती थी, वो लोग ने कचरा डालना शुरू कर दिया उसमें, तो उसके चलते कंप्लेन शुरू की यहाँ पे कचरा डालते हैं, मॉस्किटो ब्रीडिंग का प्रॉब्लम होता है। तो गवर्नमेंट ने पूरे उसको आरसीसी से कवर अप कर दिया। तो वो ड्रेन 2 तालाबों को तो कनेक्ट करती है, लेकिन उस बीच के एरियाज को उसने कनेक्ट करना छोड़ दिया क्योंकि वो पूरा कवर हो जाता है। तो उसके चलते वो जो इन बिटवीन एरिया वहां पे वाटर लॉगिंग का इश्यू शुरू हो गया। तो पहले जब ओपन थी तो ये इश्यू नहीं था, लेकिन हमने ही उस ड्रेन्स को खराब किया और हमने ही उसको फिर आरसीसी से कवर कर दिया। तो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों को समझना चाहिए। एक अवेयरनेस की जरूरत है। शायद वो गवर्नमेंट या जो ऑफिशियल है वो इनिशिएटिव ले सकते हैं कि इसको अब रिसोर्सेस को इस तरह से स्पॉइल ना करे, और कहीं पे जनता को भी समझना चाहिए कि उसके जो रॉन्ग्स है वो कहीं पे उसके सामने ही आ जाते हैं एज ए दूसरा प्रॉब्लम, एक सॉल्व करने जाते हैं उसके चलते दूसरा प्रॉब्लम। राइट जी मैम, आप किसे रिस्पॉन्सिबल मानती हैं इसमें? सभी, एवरीबडी इज पार्ट ऑफ द फैमिली। अगर एक शहर को एक फैमिली की तरह देखा जाए तो कॉरपोरेशन के हाथ में या पॉलिटिशियंस के हाथ में सत्ता है, पावर है, बट क्योंकि हम लोकशाही हैं तो जनता के पास भी उतना ही पावर है, और जनता और कॉरपोरेशन दोनों ही एक साथ हम इस शहर में रहते हैं। तो किसी के अगेंस्ट या किसी के ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम एज अ होल। तो मेरे हिसाब से जनता को भी उतना ही सतर्क रहना चाहिए। उनको भी कॉरपोरेशन या जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जो डिसीजंस हैं उसको मॉनिटर करना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि कौन सा डिसीजन कब पास होता है। जनता को ही नहीं पता है कि स्टैंडिंग कमेटी में कौन सा ठराव पास हुआ है, उनको ही नहीं पता है कि कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो अगर वो पूछते हैं तो सत्ता को बताना तो चाहिए, लेकिन अगर सत्ता नहीं बता रही है या कॉर्पोरेशन नहीं बता रहा है, पब्लिक में नहीं आ रहा है, तो पब्लिक का भी तो एक फर्ज है पूछने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि हम टैक्स दे रहे हैं जी, हम यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो हाउ आर वी बीइंग अफेक्टेड बाय योर डिसीजंस, कि हमें भी आपके डिसीजंस में सहभागी रहना है। तो जनता को भी आवाज उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। हम बच्चों को हम जब स्कूल में एनरोल करते हैं तो पेरेंट्स का कर्तव्य सिर्फ फीस भरना नहीं होता है, हम बच्चों को घर पे भी होमवर्क करते हैं, पढ़ाते हैं। तो जनता के भी फर्ज है ना कि 5 साल में जाके एक बार अंगूठा नहीं दबाना है ईएमवी मशीन में,
उनको भी मॉनिटर करते रहना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है, जो शहर एक बच्चा है, वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है और हमारी जवाबदारी क्या है उसके ऊपर। बिल्कुल, ये बहुत सही बात है कि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा होती है तो उस वक्त जब आपका नुकसान हो गया है तब आप सवाल उठाते हैं, हर किसी पर, सरकार पर सवाल उठते हैं और कई सारी मांगे उठती हैं कि यहाँ पर हमारी सोसाइटी में आप कुछ कीजिए, कोई सॉल्यूशन लाइए। लेकिन तब जब आपका नुकसान हो गया है तब आवाज उठाकर शायद कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका नुकसान हो चुका है। तो दोनों ही बराबर इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं और इसमें जनता को भी अपनी आंखें खोलना बहुत जरूरी है। आज हमने प्रॉब्लम्स और जो कॉजेज हैं, इसके साथ साथ जो सॉल्यूशन हम ला सकते हैं उस पर बात करी। मैं जानती हूँ कि ये काफी नहीं होगा, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आज हम ऐड नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब जिसका शायद आप सब इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए हमने आज का ये डिस्कशन रखा है कि सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो सकता है जिससे अगले साल ये शहर इस तरह की स्थिति से बच सके। से देयर आर टू सॉल्यूशंस। जैसे जयेंद्र भाई ने बोला कि पहले तो अपने शहर को समझो जी। हम सॉल्यूशंस को शॉर्टकट की तरह हमें नहीं देखना चाहिए। हर सॉल्यूशन के लिए एक स्टडी होना जरूरी होता है, उसका एक साइंटिफिक अभ्यास होना जरूरी होता है, एक एनालिसिस करना जरूरी होता है। उसके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डेटा इस्टेब्लिश होनी चाहिए फ्रॉम अ प्लानिंग पर्सपेक्टिव। तब जाके हमको पता चले कि सॉल्यूशन किस डायरेक्शन में आता है। दूसरी बात है, जो हमारी वैल्यू सिस्टम है, हम कौन सी दिशा अपनाना चाहते हैं। अलग अलग शहर अपनी अपनी दिशा अपनाते हैं, लेकिन बड़ौदा के लिए क्या दिशा सही है वो हमें डिटरमाइन करना जरूरी है पार्टिसिपेटरी प्रोसेसेस के द्वारा जी। अगर लोग सहभागी रहेंगे तो उसमें देयर विल बी सम काइंड ऑफ कंसेंसस बिल्डिंग। अगर लोगों को साथ में लेके डिसीजंस लिया गया तो लोगों का पार्टिसिपेशन भी और उनकी सपोर्ट भी उतना ही मिलेगा कॉर्पोरेशन को। तो पार्टिसिपेटरी प्रोसेसेस बहुत जरूरी है। बहुत सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है, बड़ौदा तो निष्णातों का शहर माना जाता है, MSU जैसी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, तो इतने सारे डिपार्टमेंट, इतने सारी फैकल्टीज है, तो नॉलेज बेस तो काफी है। लेकिन वो नॉलेज बेस को सही दिशा में डायरेक्ट करना, यूटिलाइज करना, चैनलाइज करना बहुत जरूरी है सॉल्यूशंस के लिए। हम हमेशा सॉल्यूशंस को एंड प्रोडक्ट या एंड रिजल्ट की नजरिया से देखते हैं, लेकिन प्रोसेस को कोई ध्यान नहीं देता, प्रोसेस को सब नजरअंदाज करते हैं। तो जो प्रोसेस है सॉल्यूशंस के लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ठीक है तो एंड रिजल्ट ठीक ही आएगा जी। तो ये कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स के लिए। ओके सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सॉल्यूशन के बारे में? मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं जी, तो अभी तो हम जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट हो रहा है सिटी पे, हम उसके लिए तैयार नहीं है जी, है ना। तभी ये इश्यूज आते हैं। हीट आइलैंड्स का इम्पैक्ट हो रहा है, वाटर लॉगिंग हैवी हो रहा है, एक ही दिन में कुछ आवर्स में कुछ 6-7 इंच बारिश हो जाती है। सो दिस आर ऑल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो हम इसके लिए तैयार नहीं है। तो जब हम सॉल्यूशन ढूंढने की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज का एक फैक्टर है जो हमको कंसिडर करना पड़ेगा। अभी वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। जब तक इसको कंसिडर नहीं करेंगे कि फ्यूचर क्लाइमेट चेंज में क्या क्या प्रोबेबल चेंजेस आने वाले हैं वेदर में, रेनफॉल पैटर्न में, टेम्परेचर पैटर्न में, तो हम सॉल्यूशन चाहे जो को भी ढूंढ ले, लेकिन उसका सही सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हमको ये फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज होने वाला है और ये रेनफॉल पैटर्न भी शायद और इंटेंसिव होने वाली है। तो आर वी रेडी फॉर दैट? तो वो हमको तैयार करना पड़ेगा, जिसको हम रेजिलियंस बोलते हैं या अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। वो हमको एज ए सिटी प्लानर वो हमको हमारे स्टडी में इंक्लूड करना पड़ेगा, प्लानिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन मिलेगा। नहीं तो हम हर साल कुछ नया सॉल्यूशन ढूंढने का और पता चलेगा चैलेंजेस बढ़ रही है। तो हमको उस आने वाली चैलेंजेस के लिए एटलीस्ट अगले 25 ईयर्स के लिए हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या चेंजेस आ सकते हैं। उस हिसाब के हमें एक स्टडी या फिर एक एफर्ट डालना चाहिए एक सॉल्यूशन ढूंढने का। बिल्कुल, ताकि आने वाले कल के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं उसमें अब हमें क्या एक्शंस लेने हैं, उसके लिए वो डेटा बहुत जरूरी है, वो स्टडी बहुत जरूरी है। और यही कुछ सॉल्यूशंस हैं जिसे फॉलो करके हम अपने शहर में जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उसे कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि इसे पूरी तरह से रोक दिया जाए, क्योंकि जैसा सर ने कहा कि अभी क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसमें हम नहीं कह सकते हैं कि कब कौन सी स्थिति पैदा हो जाएगी, कब क्या होगा।
लेकिन एक प्लानिंग, सही प्लानिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जैसे हम एक दूसरे पर सवाल उठाने लग जाते हैं, एक दूसरे पर उंगली उठाने लग जाते हैं, साथ साथ जनता भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है। मैं मानती हूं कि आपके पास में भी कई सारे ओपिनियंस होंगे जो आपको लगता है, जब आप के पास में मीडिया पहुंचती है तब आप बताते हैं कि शायद ये करना बेहतर होता, वो करना बेहतर होता। तो हम चाहेंगे कि आपके जो सुझाव हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो डिस्कशन था, जो वडोदरा में जो स्थिति पैदा होती है उसका जो कारण है और क्या क्या सॉल्यूशन आ सकते हैं, इसके बारे में हमने बात करी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और आपने बहुत अच्छे से और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लोगों को समझाया है। उम्मीद करते हैं कि हमारे शहरवासियों को ये सारी बातें समझ आए और वो और भी ज्यादा जागरूक हो अपने शहर को लेकर, अपने शहर को जाने। बस आज का ये डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं, और आपके जो भी सुझाव हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो आपके पास जो सुझाव है उसका एक वीडियो क्लिप बनाकर हमें सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। अगर आपका वो सुझाव हमें वैलिड लगता है तो आपको टैग करके हम अपनी स्टोरी पर जरूर उस वीडियो को शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे एक और मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए PNM TV।